Hello, my dear students. I Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का SST और बुक का नेम है आपका कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 2 जो कि ज्योग्राफी की बुक है। उसका लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को आज हम रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। सो आर यू रेडी? So let's start. So as you can see the name, resources and development. So first we will discuss about the resources and the second one is development. So let's read about the resources. Can you identify the name of various items used in making life comfortable in our village and town? List the item and name the material used in their making. यानी कोई भी ऐसी आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है जिससे कि आप अपने विलेज को या जो टाउन्स हैं उनको कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करती हैं एंड वो चीज़ें बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है। उससे आपको रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज मिलेगी। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपको आपकी बुक के अंदर दी हुई है। As you can see, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल है और जो हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं उनको आप रिसोर्सेज बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है इन्होंने। यू कैन सी इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी जो भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं वो क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होने चाहिए, यानी उसको आप टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकें। कोई चीज़ कोई रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है लेकिन उसको आप टेक्निकली यूज़ नहीं कर सकते हैं या उसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ें लगाकर और उसको यूजेबल थिंग नहीं बना सकते हैं, सो वो आपके लिए रिसोर्स है ही नहीं। अगर वो इन्वायरमेंट में है भी, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल यानी अगर कोई रिसोर्स को डेवलप करने में, उसको एक्सेस करने में आप इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, आप उसके अंदर इतनी इकोनॉमी की पावर पुट कर सकते हैं जिससे कि वो आपको यूज़ के लिए आ सके, तो वो आपके लिए रिसोर्स है। लेकिन अगर उसको एक्सेस करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर आपको इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अगर लगानी पड़ रही है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मीन्स क्या कि कोई रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारी अर्थ ने हमें प्रोवाइड करा रखा है लेकिन हम उसको कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए अभी जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम कल्चरली बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। किसी के पास में भी गोल्ड है तो हम उसको एक रिच होने का साइन मानते हैं या बहुत अच्छा होने का साइन मानते हैं, राइट। अब कोई रिसोर्सेज हो सकता है बहुत सारे अभी भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल हो लेकिन हम उसको हमारी कल्चर के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो कोई भी अब जो डेफिनेशन है वो क्या बन रही है, डेफिनेशन बन रही है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, अवेलेबल है, उसको हम रिसोर्सेज बोलेंगे। और वो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, यानी विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स वी कैन यूज़ इट, वी कैन एक्सेस इट, राइट। इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, यानी इकोनॉमिकली हम उनको यूज़ कर सकें, जो हमारी लिमिट है उसके अंदर हम उसको यूज़ करके लगा सकें। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेड मतलब हमारे कल्चर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है फिजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या, यानी ह्यूमन बीइंग को एक सेंटर ऑफ द पॉइंट रखा गया है और ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है कि नेचर के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर उनको डेवलप कर रहे हैं, फिर
उसको यूज़ कर रही हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सेंटर में है, क्योंकि उन चीज़ों को रिकग्नाइज करना, उनको टेक्निकली आपको अवेलेबल करवाना, उनको डेवलप करना और किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू उनको बाकी एरिया के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको अवेलेबल करवाना, ये सारे ही काम ह्यूमन बीइंग्स ही करता है। और किसके लिए करता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही करता है, हमारी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं। ठीक है। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। तो जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीज़ें हैं उनका रिलेशन है, टेक्निकल इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है किसके साथ में? नेचर के साथ में, ह्यूमन बीइंग का, यानी नेचर की जो चीज़ें हैं उसको टेक्नोलॉजी लगाकर हम इंस्टीट्यूशन के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर as is assumed by many? बहुत सारे आप जैसे जो बच्चे हैं वो ये सोच सकते हैं कि जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, लाइक वाटर है, विंड है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो बिल्कुल हमें फ्री ही दिए हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो चीज़ें आप तक पहुंच रही है, जैसे वाटर है, वो वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने हमें दिया है, हमारी मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड करवाया है। बट क्या वो ईजीली आप तक पहुंच सकता था? रिवर में बहुत सारा वाटर है, सी में, ओशन में बहुत सारा वाटर है, बट क्या डायरेक्ट वो आपके पास में आ रहा है? उसको बहुत सारी उसकी फंक्शनिंग करनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है, उसके बाद में, उस प्रोसेस के बाद में वो आपके लिए और हमारे लिए एक्सेसिबल होता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी फंक्शनिंग लगती है, बहुत सारी इकोनॉमिक चीज़ें लगती हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, 9th में भी आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा कि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर ऑल्सो अ रिसोर्स। हम खुद रिसोर्स हैं। कैसे रिसोर्स हैं? क्योंकि कोई भी रिसोर्स है जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थ के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या वो अपने आप आपके पास में आ जाएगा? उसको आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, उसकी एक्सेस लेने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स कौन कर रहा है? वो ह्यूमन बीइंग्स कर रहा है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी अपने आप में क्या है? एक एसेट हैं, अपने आप में क्या है? एक रिसोर्स हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं हम रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज्ड देम। राइट। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। तो बहुत सारे वेज के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है। इनको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक चार्ट देख लेते हैं, देखेंगे आप यहाँ पर। क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज को 2 काइंड्स के अंदर 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। नंबर 1 इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड 1 इज ह्यूमन। सो वी ह्यूमन आर ऑल्सो अ रिसोर्स। तो हम किस तरीके के रिसोर्सेज हैं? हम स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन है, मतलब हम इंडिविजुअली भी काम करते हैं और एक इंस्टीट्यूशन बनाकर चीज़ों को डेवलप करने का काम किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। और क्या है? क्वांटिटी और क्वालिटी। कई जगह आपने देखा होगा कि कोई काम करने में बहुत सारा नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लगते हैं। ठीक है। कुछ काम ऐसा है जिसमें हमें नंबर ऑफ पीपल रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर क्या है? हमारी क्वांटिटी काम आ रही है कि हमें बहुत सारे ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। कहीं हम क्या करते हैं? हमारी स्किल्स काम आती है, लाइक जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्निकल चीज़ें होती है, या और भी बहुत सारी चीज़ों में स्किल्स जो हैं वो काम आती है। उसमें नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो काम नहीं आएंगे। अगर एक ही ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई पर्टिकुलर स्किल है तो उसके लिए उसकी क्वालिटी जो है वो काम आती है। तो ये तो हो गया ह्यूमन रिसोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को फिर इन्होंने बाइफिकेट किया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल से भी आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि रिन्यू कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप वापस से न्यू एक फॉर्म के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आपको ध्यान रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं?
आपने देखा होगा कंटिन्यूस जो विंड है, हवा बहती है हमारे आसपास जो है, तो वो क्या है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वो ऐसा नहीं है कि आज चल रही है तो कल कम चलेगी या ख़त्म हो गई है, नहीं पता हमें कितनी है इन्वायरमेंट के अंदर, वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है। वाटर जो है वो आपको पता है अर्थ के अंदर 70% वाटर अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है और वो करता है, वो किसी भी फॉर्म में आपको मिलेगा तो 70% है तो है, ऑल्दो उसकी जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है, लेकिन इट एग्जिस्ट। सोलर पावर जो है, सन की जो रेज है, सोलर की जो पावर है वो रिन्यूएबल है, आज यूज़ कर रहे हैं तो कल भी वापस उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल, अब बायोलॉजिकल को फिर बाइफिकेट किया है कि जो बायोलॉजिकल थिंग्स होती हैं लाइक नेचुरल वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप नेचुरली वो ग्रो हुए हैं, अब उनको किसी रीज़न से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के लिए आपने क्या कर लिया, उसको कट कर लिया, लेकिन आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। आपने एक ट्री कट किया है, उसकी जगह आप दूसरा ट्री ग्रो कर दीजिए, ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम, 10 to 15 ईयर्स हो सकता है वो लेकिन फिर भी आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, वो एक शॉर्ट पीरियड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ में अब वेजिटेशंस भी आती हैं, एनिमल्स जो होते हैं, टाइगर है, वहाँ की जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फोना है, राइट, तो उनको भी आप रिन्यू कर सकते हैं। यानी रिन्यू का मतलब जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जो जनरेशन्स होती हैं तो उससे वो रिन्यू होते रहते हैं। तो ये तो था नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं। अब है नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रिन्यू किसको नहीं कर सकते हैं, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। तो जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल मतलब उसको किसी और फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। एक जो मेटल हमारे पास में अवेलेबल रहता है उसको डिफरेंट आप चीज़ों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। लाइक आयरन ओर जो है उसको आप अलग अलग चीज़ों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल मतलब उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल का अगर आपने यूज़ कर लिया है तो उनको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। लाइक जो कोल होता है, कोल को आपने यूज़ कर लिया, उसको फिर से यूँ नहीं है कि कोल को डिफरेंट और चीज़ों में भी यूज़ कर लेंगे। कोल जब आपने एक बार बर्न कर दिया तो वो इट्स फिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या क्या था? नेचुरल और ह्यूमन के बारे में हमने पढ़ा। नेचुरल को भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। रिन्यूएबल के अंदर भी आपने देखा कंटिन्यूस जो विंड, वाटर, सोलर जो एनर्जी होती है। बायोलॉजिकल के अंदर हम नेचुरल वेजिटेशंस जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, उनको लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं आगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं, चलिए उनको स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब कहाँ से इनकी ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। सो दीज आर ऑब्टेन, बायोटिक जो रिसोर्सेज है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। तो ये बिल्कुल जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हमारी लाइफ है, जैसे आप जो लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसको आप बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर रख सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है वैसे इनकी लाइफ होती है। जैसे फ्लोरा और फोना, फ्लोरा क्या होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वैरायटीज़ होती हैं उनको हम फ्लोरा की कैटेगरी में लेते हैं। फोना क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, तो वो फोना की कैटेगरी में आते हैं, राइट। फिशरीज जो हैं, एनिमल्स जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। लाइव स्टॉक्स जो होते हैं, एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, आपके आसपास जो काऊ है, डॉग है, ये सारे क्या हैं, लाइव स्टॉक्स हैं। तो ये सारे जो कि आप एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी आपको लिविंग थिंग्स दिख रही हैं, लिविंग जो चीज़ें दिख रही हैं, दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज सारी ही चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई है, नेचर से डेवलप हुई हैं। लेकिन जो नॉन बायोटिक या अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, इनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ऑल्दो सब चीज़ें हमें नेचर ने ही प्रोवाइड की है, हमारी मदर अर्थ ने ही प्रोवाइड की है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देयर आर टू टाइप्स, बायोटिक रिसोर्सेज
and abiotic resources. Next one is on the basis of exhaustibility, यानी कितनी क्वांटिटी के अंदर ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर वही चीज़ें हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, वो रिसोर्सेज जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. पढ़ा था हमने क्या क्या है, वाटर है, विंड है, सोलर पावर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है. ये क्या कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो. तो ये सारे क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नॉन रिन्यूएबल कौन से, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उनको आप बोलेंगे जैसे मिनरल्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचर नहीं प्रोवाइड की है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको अगर रिप्रोड्यूस करना है या रीडेवलप करना है, रिन्यू करना है, बहुत हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं. तो इनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कोल वगैरह है, या मिनरल्स हम लोगों को जो रॉक्स के अंदर माइंस से मिल रहे हैं, इनको बहुत टाइम लगता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब ऑन करना, किसी चीज़ को पोजेस करना. तो ऑनरशिप क्या है, क्या क्या हो सकती है. देखिए, एक तो इंडिविजुअल ऑनरशिप हो सकती है. इंडिविजुअल मतलब जैसे आपका घर है, आपका घर आपके लिए रिसोर्स है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके लिए रिसोर्स हैं, बट उसकी जो ऑनरशिप है वो क्या है, वो इंडिविजुअल, या तो आपकी मम्मी के नाम होगा घर, या आपके पापा के, या जो घर में दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स आपके हैं उनमें से किसी के नाम होगा. तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आप यूँ नहीं है, उन रिसोर्सेज को ऐसा नहीं है कि कोई भी आके यूज़ करेगा. उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की जो उसको ऑन कर रहा है, वो अपने बिहाफ पर किसी को यूज़ करने के लिए दे सकता है, अदरवाइज उसकी बिना परमिशन के कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता है. ठीक है. तो जो फार्मर्स होते हैं, ठीक, फार्मर्स के पास जो उनकी लैंड है, जो उनकी फील्ड हैं, खेत हैं, तो गवर्नमेंट कई बार उन पे रिवेन्यू जनरेट भी करती है, उनको फ्री में भी या बहुत लेस अमाउंट के अंदर उनको वो अलॉट कर देती है, तो उसके बाद में वो उनकी हो जाती है लैंड जो है. तो ऐसा नहीं है कि बाद में आकर कोई भी ये कहेगा कि ये खेत जो है, ये फील्ड मेरी है, आप इसमें से जो भी ग्रो हो रहा है क्रॉप, उसकी अमाउंट आप मुझे दें. तो वो उसकी प्राइवेट लैंड है, तो उसको वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. अर्बन एरिया जो है, हमारे पास जो प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी क्या हैं, हमारे ऑन, जो भी उसको ऑन कर रहा है, जो भी उसका ऑनर है, वो उसको यूज़ कर सकता है. ठीक है. पोन्स है, वाटर है, जो हम लोगों ने इंडिविजुअली अगर डेवलप किए हैं और उस पे इंडिविजुअली कोई अगर किसी का राइट है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया. फिर आते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. अब क्या होता है, आपने अपने घर के अंदर हो सकता है कि आपकी जो बाउंड्री है या बालकनी है, उसके अंदर बहुत अच्छा सा गार्डन डेवलप किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा वहाँ से फ्लावर जो है वो प्लग करेगा और ले जाएगा, या वहाँ पर आके आराम से बैठेगा, पिकनिक मनाएगा, ऐसा नहीं है. लेकिन बहुत सारे पार्क्स आपने देखे होंगे आपके आसपास के अंदर, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, वहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन होती है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है ना. तो वो सारी चीज़ें वो क्या होते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं. देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी. विलेजेस में जो है वो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, मतलब इस तरीके से घास उगी होती है, तो सभी के जो लोग हैं, उन जिनके पास कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो वहाँ पर ग्रेज कर सकते हैं. ग्राउंड्स होते हैं विलेजेस के अंदर, बहुत सारे पोन्ड्स वगैरह या जो पब्लिक पार्क वगैरह है, इस तरीके के आपने देखे होंगे. पोन्ड्स बने होते हैं, वेल बने होते हैं, जहाँ पर कोई भी पर्सन जाके पानी लेके आ सकता है. तो जो पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, जिनको कोई भी यूज़ कर सकता है, वो क्या हो गए, कम्युनिटी रिसोर्सेज. जो इंडिविजुअली ऑन कर रहे हैं, उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर काउंट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज मतलब किसी पर्टिकुलर नेशन का उसके अंदर ऑनरशिप होना, या वो उसको एक्सेस कर सकता है. तो टेक्निकली जो किसी भी पर्टिकुलर नेशन के अंदर डेवलप किए हुए हैं या अवेलेबल हैं, वो उस नेशन की, उस देश की, उस कंट्री की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसके रिसोर्सेज हैं. तो उस पर किसका राइट है, उस पर्टिकुलर कंट्री का राइट है. ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की कंट्री का आकर या कोई दूसरी कंट्री जो है वो उस पर अपना राइट बोलेगी कि नहीं, इसको मैं ऑन करूँगा या मैं इसको यूज़ करूँगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो जो कंट्री होती है उसके पास में लीगल पावर होती है उसको एक्वायर करने की. इवन जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं, उसको भी एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट. यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ऑन बाय सम इंडिविजुअल. तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो डैम बनते हैं कई बार, या जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो उस फ्लाईओवर बनने से पहले वहाँ पर क्या थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी.
लोगों के खुद के घर थे या शॉप्स थी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट देती है उनको और उनको बोलती है आप अपनी जगह छोड़े, और वो उनको छोड़नी पड़ती है। वो गवर्नमेंट का राइट है कि वो नेशन के अंदर जो उसकी बाउंड्री के अंदर आते हैं उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ऑन कर सकती है, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर उनको अमाउंट देनी पड़ती है। और वहाँ पर अगर ज़रूरी है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, सबके वेलफेयर के लिए, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग या कोई चीज़ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है जो सबके काम आए। तो यहाँ पर नेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें डेवलप की हुई है तो वो उस पर्टिकुलर नेशन की है, ठीक है। अर्बन जो डेवलपमेंट होती है वो एम्पावर करती है, गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए लैंड एक्वायर करती है, जो मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो पर्टिकुलर उस नेशन की होती है, उस कंट्री की होती है, वहाँ की उस टाइम की गवर्नमेंट की होती है, वो उसको ऑन कर सकती है। और हमारा जो इंडिया है वो आपने देखा होगा कि जो साउथ एरिया है वो कोस्टल एरिया है, ठीक है, सबसे नीचे वाला जो एरिया है। तो तीन तरफ से, तीन ओर से हम लोग पानी से घिरे हुए हैं, ओशन है हमारे तीन ओर। तो हमारी जो लाइन है, बाउंड्री, वो उस पानी से 22 किलोमीटर 22.2 किलोमीटर जो है, न्यूटिकल माइल्स उनको बोलते हैं, उतने एरिया तक हमारा बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी चीज़ है, मान लो हो सकता है पानी जो है वो 22 किलोमीटर तक बाहर तक हम जाएंगे, तो उस वाटर के अंदर, उस ओशियन के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो भी किसकी प्रॉपर्टी है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरनेशनली डिवाइडेड होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक कंट्री का ही राइट है, उस पर कोई एक कंट्री अपना ऑनरशिप नहीं बता सकती। सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, UN है जैसे, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं कि कौन से एरिया पे किसका राइट है। जो आपकी खुद की कंट्री की बाउंड्री है उसमें किसी और का कोई राइट नहीं होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, मान लो अब ओशन है, कितना 70% वाटर है हमारे पास में, तो इस अर्थ पे जितना ओशन है, अब कोई भी कंट्री आएगी और किसी भी पानी में जाकर, कहीं भी किस बड़े ओशन के अंदर जाकर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो ओशन के अंदर हैं, तो कोई भी कंट्री जिसके पास में टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें डेवलप है तो वो तो जाके वहाँ से एक्वायर कर लेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री वहाँ पे एक्वायर कर ले, वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी एरिया जो है वो किसके अंडर आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ओशन रिसोर्सेज होते हैं 200 न्यूटिकल माइल्स जो है, तो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब वो इकोनॉमिकली उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए यूज़फुल है। तो वहाँ पे अगर आपसे किसी चीज़ को माइन करना है, किसी चीज़ को यूज़ करना है, तो पर्टिकुलर उन इंस्टीट्यूशन से आप जो भी उनका प्रोसीजर रहता होगा उसको फॉलो करते हुए उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर आप चीज़ों को एक्वायर कर लेंगे। इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि जो माइंस मैग्नीज है इंडिया ने, तो इंडियन ओशन के अंदर हम लोगों ने वहाँ पर जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, वहाँ से हम मैग्नीज जो है उसको माइंस कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल का मतलब किसी चीज़ का पोटेंशियल होना, ठीक है। अब पोटेंशियल जो का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ रिसोर्सेज जो है पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर ही फाउंड होते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। उसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है लाइक राजस्थान और गुजरात का जो डेजर्ट एरिया है। तो क्योंकि बहुत एक ओपन एरिया है, वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, तो जब आंधियाँ चलती हैं, अपने अगर राजस्थान में रहते हैं या गुजरात के उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो बहुत आंधियाँ चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। तो अगर उस एनर्जी को हम विंड एनर्जी के अंदर यूज़ करें तो हम बहुत बड़ी एक विंड एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही जो सन है उसकी रेज भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पड़ती है, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है, वाटर बहुत कम है, तो सोलर एनर्जी का बहुत बड़े रिसोर्सेज राजस्थान और गुजरात के इन डेजर्ट एरिया के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो क्या है, राजस्थान और गुजरात या कुछ और भी एरिया जो हैं उसके अंदर, उन स्टेट्स के अंदर क्या है, पोटेंशियल है उस रिसोर्स को डेवलप करने का, बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग
द एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो इकोनॉमिकली हम इतना डेवलप नहीं हो, टेक्निकली हम इतना डेवलप नहीं हो कि इतनी विंड एनर्जी को हम गेट कर सकें या सोलर एनर्जी को हम ले सकें। ऑल्दो आज के टाइम में राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके थ्रू जो सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने की ट्राई की जा रही है। दिस इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि इससे हम लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी है या और भी चीज़ जहाँ पर भी कुछ एनर्जी या पावर की हम लोगों को रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब यू हैव बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग इट। डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड मतलब जो डेवलप हो चुके हैं, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो वो रिसोर्सेज जिनका आपने सर्वे कर लिया है, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज सब चीज़ों का यूटिलाइज आप कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज डेवलप्ड नहीं है, यू हैव द पावर बट अभी आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप्ड मतलब जिनको आपने डेवलप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द appropriate technology to access these। तो मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट के अंदर पोटेंशियली ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पोटेंशियल रिसोर्सेज ही आप बोल सकते हैं इसको। बट ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको यूज़ करने की अभी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, स्टॉक के अंदर काउंट करेंगे। स्टॉक मतलब वो हमारे पास में एक स्टॉक तो है ही ना, अगर आपने थोड़ा सा भी टेक्निकली आप उसको यूज़ कर सकें तो आप उसको अपने जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस। ठीक है, तो वाटर जो है 2 गैसेस से मिलके बना है। आई होप यू नो दैट कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। H2O लगाते हैं ना, H2O मतलब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही रिच सोर्स है एनर्जी का। अगर हम उस वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को पिक करके उसको यूज़ कर सकें टेक्निकली, तो हम बहुत बड़ी एनर्जी जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम में वो पोटेंशियल नहीं है, अभी वो टेक्निकली हम उसको निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉक। रिजर्व्स, अब रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। जो स्टॉक होता है उसका सबसेट बोल सकते हो। कैसे कि जो टेक्निकली है, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकली नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब अब आपको ये तो पता चल गया है कि हमें टेक्निकली इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन अभी तक उसका यूज़ स्टार्ट नहीं किया आपने। ठीक है, यू आर रेडी टू डू दैट बट अभी यूज स्टार्ट नहीं किया, तो वो स्टॉक, वही स्टॉक आपके लिए क्या बन जाएगा, रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो जैसे कि जो फ्यूचर की इन्वायरमेंट है उसको हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे रिवर का जो वाटर है वो क्या होता है, उससे हम अगर डैम बनाकर प्रॉपर उसको उस वाटर को हम कंज्यूम करें तो उसके अंदर से क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाएगी और उस वाटर को आप फील्ड के अंदर और अलग अलग यूज़ में भी आराम से लेके आ सकते हैं। तो उस एक उतने से पानी से ही बहुत सारे पर्पस आपके फुलफिल हो सकते हैं। So it is being utilized only to limited extent. So thus the water in the dams, forests, it's a reserve which can be used in the future. तो ये क्या है कि अभी मान लो लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर उसका डैम बनाया हमने, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या उन सब चीज़ों को रिजर्व करके रख दिया है। तो हो सकता है अभी हम यूज़ नहीं करें लेकिन इन फ्यूचर हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, रिजर्व हो गए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया। आपका जो चैप्टर है वो 2 टॉपिक पर बेस्ड है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज के बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स, उनका क्लासिफिकेशन, उन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है,
although you have divided into many categories, but how can we develop these resources, how can we use these resources? So let's study about that. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this had led to the following major problem. क्योंकि हम बचपन से ही या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं शायद वो भी यही सोचते आ रहे होंगे कि जो रिसोर्सेज हैं दिस इज़ फ्री गिफ्ट फ्रॉम आवर नेचर, आवर मदरलैंड, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो उसी जो परसेप्शन के साथ जब हम चल रहे हैं, लाइक वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं या फॉरेस्ट जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली कट करते जा रहे हैं अपने यूज़ के लिए, अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए। लेकिन उस चीज़ का हम जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स आगे हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, उसके बारे में हमने नहीं सोचा। तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया हमने नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिल रही है, देखेंगे। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। तो मतलब कुछ लोगों की हेल्प के लिए या उनके लालच की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट को कट करके अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो उससे आपको मनी मिल रही है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उनको आप डिप्लेशन हो रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें नहीं ज़रूरत है इनकी, आगे आने वाली जनरेशन को भी इस नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत है। तो उनका जो डिप्लेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जो रिसोर्सेज का जो अक्यूमुलेशन है, उनकी जो ऑनरशिप है या जो उनके जो राइट्स हैं वो कुछ ही हाथों में होने के कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अपनी जो नीड्स हैं वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली उस चीज़ से डेवलपमेंट हो रहा है, उससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की वजह से हम बाकियों के लिए बहुत बड़ा, बाकी अर्थ के लिए, इवन सिर्फ 2-4 ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, पूरी अर्थ के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए कुछ एक्टिविटी दी हुई है। इमेजिन इफ द ऑल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड यू अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल। मतलब ऑयल जो है, अगर हम उसको पेट्रोल डीजल से मानते हैं कि ऑयल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल अगर एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए कि नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा फील होगा या हमारी लाइफ पे कैसा असर पड़ेगा। मैं इससे नहीं करूँगी, मैं आपको ये बताती हूँ कि पानी से कीजिए, आप उसको वाटर से रिलेट करके देखिए। ऐसा होता है ना कि कई बार जो समर होती है उसके अंदर वाटर की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, या अगर वन डे वाटर नहीं आ रहा है, पूरा दिन वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, हाउ डू यू फील। हम लोग वाटर को बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं। मम्मी बोलेगी अरे कम कम पानी लेना, है ना, पीने के लिए भी हम ग्लास में थोड़ा पानी लेते हैं, नहाने के लिए भी थोड़ा कम बकेट के अंदर पानी ले रहे हैं, और उसका यूज़ हम बहुत लिमिटेड चीज़ों में करने लग जाते हैं, या बहुत जहाँ ज़रूरी है हम वही यूज़ करते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। क्या करते हैं, जब चीज़ें बहुत एक्सेस में हो जाती है हमारे पास में, तो हम उसको बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने लग जाते हैं, और जब चीज़ों की कमी होती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। बट जब वापस हम लोगों को एक्सेस हो रही है तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है हम लोगों की। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप उस एक्टिविटी को करके देखें। मे बी यू गेट टू नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली इन चीज़ों को करते जाएंगे। Indiscriminate explosion of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। तो क्या होता है कि जब हम indiscriminately यूज़ करने लग जाते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज का, तो हम ग्लोबली उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ओजोन लेयर के आपने बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी लेयर हैं हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहाँ पर एक ओजोन लेयर है जो कि क्या करती है कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं आपके, फ्रिज हैं जो घर में, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस लगती है। तो वो क्या होता है, वो जब वो गैस निकल रही है तो वो उस ओजोन लेयर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसे ही एसी हम लोग चलाते हैं, उससे भी वही निकलती है गैस। तो उससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है उसके अंदर एक होल हो गया। अब उस होल
होने के कारण से क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे होल बढ़ता जा रहा है। सोचिए अगर वो होल बढ़ गया और सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे पड़ने लगेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। इतनी सन की रेज जितनी आती है हम उतनी भी सहन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको विंटर के टाइम में भी अगर बोला जाए कि आप 2 घंटे आप धूप में बैठिए तो हम नहीं उसको सहन कर पाते। तो ये जो लेयर है, ओजोन लेयर, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन हमने क्या किया है, क्योंकि चीज़ों को ठंडा करने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर बना लिया, रूम को ठंडा करने के लिए हमने एसी बना लिया, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने नहीं सोचा, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट सिर्फ एक पर्सन को साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो पूरी हमारी जो मदर अर्थ है उसको हार्म कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत हीट जनरेट हो रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन रही है। एनवायरनमेंट के अंदर हम पोल्यूशन जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो आप व्हीकल यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है जो कि पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उस पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होती हैं, लंग्स डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर जो है, बहुत सारी डिजीज़ आपके पास में आती है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने पोल्यूट किया है तो मेरे आसपास के लोगों के साथ में आएगी, किसी और ने किया है तो वो मेरी फैमिली को भी अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जब हम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इससे हम किसी और को हार्म कर रहे हैं। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोजन हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो एन इक्वेटेबल distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। तो global peace के लिए, शांति के लिए हमें क्या चाहिए कि इन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जहाँ ज़रूरत है हम उससे वैसे ही यूज़ करें, इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। जिस तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, अगर ये ऐसे ही रहा तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हमने इसको सही करने के लिए कुछ प्लानिंग नहीं की इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, तो आगे जाकर हम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हम सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अब देखेंगे व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। यानी आप रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का आप यूज़ करो, और यूज़ कैसे करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, वो इस तरीके से करना है कि आप इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करें और ना ही आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि हम जिस तरीके से चीज़ें यूज़ करें, हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, लैंड अगर बेयर हो जाएगी तो वाटर का डिप्लेशन हो जाएगा, वाटर का जो लेवल है वो डिप्लेट हो जाता है। बहुत सारे आपके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपकी अर्थ में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से डेवलप करें कि वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतने ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर, उसी क्वालिटी के अंदर अवेलेबल रहें। तो ये सारी चीज़ों को सोचने के साथ में ही जब बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा तो एक अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई 1992 के अंदर। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील के अंदर एक जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो वहाँ पर एक अर्थ समिट एक ऑर्गेनाइज की गई। जो सो डिफरेंट कंट्रीज से लोग वहाँ पर असेंबल हुए, उन्होंने बात की, उस चीज़ पे डिस्कशन हुआ। सो जो रियो डी जेनेरियो, एज आई टोल्ड यू, इज़ इन ब्राज़ील। सो फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने लेवल पे इस तरीके की समिट ऑर्गेनाइज़ की हो, लेकिन अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो ये फर्स्ट अर्थ समिट थी जिसमें हमने अर्थ के बारे में सोचा कि अर्थ को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब सोच के आप काम करते हैं
तो इंटरनेशनली इस चीज़ को सोचा गया। द समिट वॉज कन्विंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल द एसएम। तो ग्लोबली जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं या हमारी अर्थ को हार्म पहुंचा रही हैं, उन प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, उनके बारे में डिस्कशन किया गया। जो असेंबल्ड लीडर्स थे, जो डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पर आए थे, उन लोगों ने कुछ इस तरीके की चीज़ों पर साइन किया कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उन सब चीज़ों पर बात करते हुए उसके कुछ पेपर उन्होंने साइन किए कि हम इसके लिए काम करेंगे। द रियो Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। तो जो रियो कन्वेंशन था उसके अंदर ग्लोबल जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल उसको अडॉप्ट किया गया, यानी फॉरेस्ट को कटिंग करने के अब बहुत सारे रूल्स हैं। आप ऐसे ही कोई भी जाके यूँ नहीं है कि फॉरेस्ट में से कोई एक ट्री को भी आप टच कर सको, ठीक है। तो वो कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए, उसको जिन भी कंट्रीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था उन्होंने सबने इसको अडॉप्ट किया। और एजेंडा 21 पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ये जो अर्थ समिट है वो काम करने के लिए बोला गया। और 21st सेंचुरी के लिए, यानी अब 1992 में था और ये 2000 से आगे आने वाली जो ईयर्स हैं उनके लिए इसको एजेंडा 21 के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। यूएन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, UNCED। तो ये जो वर्ल्ड के लीडर्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसके अंदर साइन किया। उन्होंने क्या किया कि रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राज़ील के अंदर जो ये अर्थ समिट हुई थी उसके अंदर जो हमने एजेंडा 21 को लिया था कि एजेंडा 21 के अंडर हर कंट्री जो है वो काम करेगी अपने अपने एरिया के अंदर। आपका जो कंट्री है, आपकी कंट्री के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपका डिवाइडेशन किया हुआ है, तो वहाँ पर जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उन 21 एजेंडाज को लेकर हर गवर्नमेंट वर्क करेगी, ठीक है। इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अब जो ये काम करना था वो ग्लोबली हम लोगों को अपनी अर्थ को डेवलप करने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए करना था। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी को भी इसका ही एक पार्ट माना गया, क्योंकि जब आप क्योंकि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग क्या है, अपने आप में एक रिसोर्स है, तो ह्यूमन बीइंग को भी प्रोटेक्ट करना क्या है, अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। अगर ह्यूमन के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, पॉवर्टी है, उसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ नहीं सरवाइव कर पा रहा है, तो वो भी इसी के अंदर, इसी एजेंडा के अंदर इंक्लूड की गई, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप ह्यूमन को भी एज ए रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन अगर डेवलप होंगे तभी हम टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर पाएंगे, इन रिसोर्सेज के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला पाएंगे, ठीक है। डिजीज़ जो हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों के कारण ग्लोबली जो इशू हैं उनके कारण होती है, वहाँ उनके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। कॉपरेशन होगा, कॉमन इंटरेस्ट, लोगों के अंदर इस तरीके की चीज़ें डेवलप की जाएं कि वो खुद इंटरेस्ट लें कि ट्रीज़ हमें कट नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने हैं, वाटर को मिसयूज़ नहीं करना। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों के अंदर भी इस तरीके की चीज़ों को डेवलप किया जाए, इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, ताकि वो उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं कर पाए। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया अगर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैरी कर रहे हैं, तो हम इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि मुझे यहाँ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ों को सही करना है। तो वहाँ पर वो एजेंडा 21 यानी इंडिया की गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि इंडिया के अंदर कौन से 21 मेजर्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्थ को हार्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, जिस पे मुझे काम करना है। तो वो इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। हो सकता है इंडिया की गवर्नमेंट आगे अब राजस्थान को अलग से दे दे, गुजरात को अलग दे दे, MP को अलग दे दे कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। तो वो बहुत सारे हो सकते हैं कि आप अपने एरिया के अंदर मिनरल्स जो हैं उनको किस तरीके से यूज़ करें, जो फॉरेस्ट है उसको कैसे सेव करें, जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे सेव करें, कोई जो एक्वेटिक एरिया है वहाँ पर वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कैसे सेव किया जाए, डिजीज़ पर कैसे काम किया जाए, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया की क्या
रिक्वायरमेंट है। सो इट वॉज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ पार्ट जो है आपके इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का हमने स्टडी किया। आई एम try to explain all the things very thoroughly, so I hope you like this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसको फिर से रिवाइज कीजिए, और क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो रियो डी जेनेरियो समिट है यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।